हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए बच्चों, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर रसायन की मूल अवधारणाएं, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रसायन केमिस्ट्री। तो यहां इस चैप्टर के अंदर अपन रसायन विज्ञान की जो अवधारणाएं हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, डेली लाइफ में उसके जो यूज हैं, उन चीजों के बारे में यहां कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप रेगुलर क्लास में बने रहें। जितना मैटर आपको दिया जाता है उसको सॉर्ट आउट करके अच्छे से उसे तैयार कीजिए। किसी प्रकार की अगर आपके कोई दिक्कत या समस्या रहती है तो वो आप हमसे पूछिए, कमेंट करके बताइए, उसका निवारण आपका किया जाएगा और अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है, यहां एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर अगर आप जेड फाइट करते हो तो वहां जो केमिस्ट्री है उसका अपना एक बहुत ज्यादा अहम या विशेष रोल होता है। उसका कारण यह है कि मोस्टली एग्रीकल्चर के बच्चों में जो कमियां हमने देखी है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्यादा होती हैं। हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लियर है वो जेड फाइट आसानी से कर सकता है। तो इस वजह से यहां आप हर एक चीज को अच्छे से तैयार करके इसके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिलना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आप आराम से उस कंपटीशन को फाइट कर पाओगे। तो अगर उस कंपटीशन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में रहते हैं, कोई चीज आपके कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो वो चीजें भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, उनको निवारण आपका करते जाएंगे सब्जेक्ट के अंदर। जैसे जैसे अपने टॉपिक चलते रहेंगे वैसे वैसे वो प्रॉब्लम्स भी आपकी क्लियर की जाएंगी। तो यहां बच्चा सबसे पहले अपने पास जो टॉपिक आता है उस टॉपिक में अपने को रसायन विज्ञान केमिस्ट्री शब्द की या रसायन विज्ञान को परिभाषित करना है। तो इसकी परिभाषा को लेकर अगर मैं इसकी परिभाषा बनाने का अपन प्रयास करें तो सबसे पहले देखिए इसके कॉन्सेप्ट में अगर अपन जाते हैं तो अपन देखते हैं कि रसायन विज्ञान के अंदर जो है, अगर मैं इसकी ऊपरी शाखा की बात करूं तो मैं विज्ञान बोल सकता हूं, यानी विज्ञान का एक ये पार्ट है, भाग है, एक शाखा है। और इस शाखा के अंदर जो है वो अपन बेटा मोस्टली किसके बारे में पढ़ते हैं कि जो मैटर या पदार्थ है उस पदार्थ का संगठन कैसा है, उसके भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज या उसके गुण क्या है, उन गुणों में क्या क्या रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं, इन सब के बारे में अपन यहां पढ़ते हैं। पदार्थ का संगठन, पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण
और इनके अंदर होने वाला केमिकली चेंज जो है, ये सब चीजें अपन विज्ञान की जिस ब्रांच में पढ़ेंगे या पढ़ते हैं उसको मैं क्या कह रहा हूं, रसायन विज्ञान। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन बना सकते हैं अपन इसकी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। क्लियर? परिभाषा बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने डेफिनेशन दी है, आपने इस मैटर को समझा, इसके कॉन्सेप्ट समझे, आप तुरंत उसकी परिभाषा अपनी रफ कॉपी में लिख कर देख लेंगे। जैसे आपको इनके नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, आप उन नोट्स से फिर आप अपना जो लिखा गया मैटर है वो मैच करेंगे। कहीं कोई दिक्कत या प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है या कुछ चेंजेस अगर करना है तो वो अपना चेंजेस करके अपनी मेन कॉपी में लिखेंगे। तो इस तरीके से देखिए, आपने एक ही चीज को 4 बार रिपीट कर चुके हो। एक बार जब मैंने बताया आपने सुना, सेकेंड टाइम आपने उसे लिख के देखा, थर्ड टाइम जब मैंने नोट्स आपको दिए उसमें पढ़ा आपने, और चौथा टाइम यानी अगर उसमें कोई चेंजेस करना है या नहीं करना है, जैसा भी आपको ठीक लगे, आपने कॉपी में राइट वापस लिखा। मतलब 2 बार पढ़ा, 2 बार लिखा। तो शायद ही कोई चीज ऐसी हो जो आप उसे याद नहीं रख पाओ या समझ नहीं पाओ। ठीक है, तो ये काम आप रेगुलरली करते जाएंगे। अगर इतना आप करते रहेंगे तो आप इजीली इन चीजों को तैयार कर पाओगे। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक अपने पास आता है वो दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व क्या काम आती है अपने दैनिक जीवन के अंदर रसायन विज्ञान। तो उसके लिए मैं एक वीडियो पहले डाल चुका हूं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। वहां डेली लाइफ में यूज टू रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के उपयोग अपन वहां पढ़ चुके हैं, वहां आपको बता दिए गए हैं। तो आप वो क्लास एक बार देखकर इसके उपयोग देख लेना, ठीक है ना, पढ़ लेना। फिर भी आपको लगे कि हमें वापस इन चीज़ों के बारे में बताना हो तो मैं आपको वापस बता दूंगा, आप कमेंट करके बता देना अगर कोई ऐसी समस्या आपके सामने आती है तो। यानी कि इसके इंपॉर्टेंस की अगर मैं शॉर्टली बात करूं तो बेटा अपने डेली लाइफ में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक अपन मैक्सिमम जितनी चीज़ों का यूज करते हैं, भले वो कोई टूथब्रश हो, पेन हो, मार्कर है, बोर्ड है, पढ़ने के लिए बुकें हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, वो सब के सब जितने भी प्लास्टिक उपकरण वगैरह अपन यूज करते हैं घरों के अंदर, उन सब में रसायन विज्ञान इन्वॉल्व है। सभी इसके सिद्धांतों पर काम करके बनाए गए हैं। तो ये तो अपने डेली लाइफ में यूज बता देंगे। डेली लाइफ के बाद अगर मैं थोड़ा सा बाहर जाऊं, स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र, तो चिकित्सा क्षेत्र में बनाई गई विभिन्न प्रकार की मेडिसिन, यानी अपन अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जितने भी सप्लीमेंट यूज करते हैं या रोग होने के उपरांत उनके निवारण हेतु जितनी मेडिसिन यूज करते हैं, वो सब के सब रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के बेस पर बनाई गई है। भले ही वो एक हल्का सा सर दर्द हो या एक बड़ी बीमारी, कोई कैंसर या एड्स वगैरह हो, सभी बीमारियों के अंदर यूज की गई मेडिसिन जो है, ड्रग्स जो है, वो इसके सिद्धांत पर बने। स्वास्थ्य क्षेत्र से हटकर अगर मैं कृषि क्षेत्र की बात करूं तो वहां प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उपयोग में लिए गए विभिन्न प्रकार के उर्वरक, यूरिया, डीएपी वगैरह जो भी है, वो सब इसके कॉन्सेप्ट में बनती हैं। खरपतवार हटाने के लिए, कीटों को मारने के लिए जितने भी पीड़ाहारी बने हैं, जितने भी शाकनाशी कीटनाशी हैं, वो सब इसके मेथड पे बनाए गए।
एक उन्नत किस्म के बीज वगैरह तैयार करने में इसका योगदान होता है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इन सब में इसके सिद्धांतों का यूज हुआ है। तो हर एक क्षेत्र में अपन रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, तो वहां एक सीक्वेंस से बताया गया है, तो आप उन चीजों को तैयार कर लेंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या या दिक्कत लगे तो आप वो जरूर बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आता है वो है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। तो बेटा इस टॉपिक के अंदर अपने को बताना है कि पदार्थ आपस में किस तरीके से जुड़ते हैं। वो जब आपस में संयोजित होते हैं, उनके मध्य कोई केमिकली बॉन्ड बनता है, तो उसके पीछे क्या सिद्धांत हैं, किस सिद्धांत के बेस पर वो काम करते हैं, उन सबको अपन यहां इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि परमाणु आपस में संयोजित होकर विभिन्न प्रकार के अणु या पदार्थों का निर्माण करते हैं और उनके लिए वो कुछ नियमों का यूज कर रहे हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, या रासायनिक संयोजन के नियम। और रासायनिक संयोजन के नियम की अगर मैं बात करूं तो यहां अपने पास कुछ नियम सामने आते हैं। जैसे एक हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था, ये नियम बच्चों दिया था आतोएन लाउसिए के द्वारा दिया गया था। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? आतोएन लाउसिए ने। और बेटा आतोएन लाउसिए को रसायन विज्ञान का जनक भी माना जाता है। ठीक है, इसने अपने इस रूल में या इस नियम में यह कहा कि रासायनिक क्रिया के दौरान भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं का द्रव्यमान और बनने वाले उत्पादों का द्रव्यमान क्या रहता है? बराबर। यानी रासायनिक क्रिया के दौरान द्रव्य को न नष्ट किया जा सकता और न ही उसका सृजन किया जा सकता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, ये अगर अपन इसे पूछा जाता है तो अपन डायरेक्टली इसमें आंसर दे सकते हैं कि रासायनिक क्रिया के दौरान द्रव्य का निर्माण और विनाश नहीं किया जा सकता, अर्थात द्रव्य हमेशा या सदैव सुरक्षित रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यह नियम आतोएन लाउसिए के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब इस नियम को एक प्रैक्टिकली रूप में अगर स्पष्ट करना है तो अपन इसके लिए एक नॉर्मली एग्जांपल ले सकते हैं। कोई एक अवक्षेपण रिएक्शन ले लेते हैं। अगर मैं एक अवक्षेपण अभिक्रिया की बात करूं तो यहां मैं ले सकता हूं जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, यहां सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनना है और पोटेशियम नाइट्रेट विलयन के अंदर विलय हो जाना है। तो अगर
इस एक्सपेरिमेंट की अगर अपन बात करें तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, एक पात्र में हीट करते हुए इसके अंदर एक नली व्यवस्थित कर सकते हो आप लोग, और इस नली के अंदर आपने जैसे एक निश्चित मात्रा वाला सिल्वर नाइट्रेट भर दिया और इसमें पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया। दोनों को जैसे मिक्स करेंगे तुरंत इस पे एक सफेद रंग का अवक्षय बन जाएगा। और अभी अलग तरीके अपने पास है, पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन भर लिया, और इस विलयन के अंदर किसको मिला दिया, सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया, तो भी यहां एक सफेद रंग का अवक्षय बन जाएगा, जो किसका बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का। जब ये अवक्षेपण रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उस समय यहां इनका जो द्रव्यमान है और यहां का जो द्रव्यमान है वो दोनों साइड क्या रहना है, बराबर रहना है। और भी इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका विघटन कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में होता है। अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो कैल्शियम का द्रव्यमान 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 यानी कि 48 लगभग 100। इसका द्रव्यमान 40 + 16 यानी 56 और 12 + 16 दूनी 32 यानी 44। तो इस रिएक्शन में जितना द्रव्यमान अभिकारक अणुओं का है उतना ही द्रव्यमान किसका है, उत्पादों का है। यानी रिएक्शन के अंदर न तो द्रव्य का निर्माण हुआ, एक्स्ट्रा नहीं बना, और न ही द्रव्य नष्ट हुआ। इसी को अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यही आप यहां भी लागू करके देख सकते हो। ठीक है, अगर इनके द्रव्यमान अपन यहां रखेंगे और इनके द्रव्यमान रखेंगे तो दोनों साइड के द्रव्यमान अपने को क्या मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। तो जैसे सिल्वर का लगभग 108 के आसपास रख दिया, नाइट्रोजन 14 रख दिया, ऑक्सीजन 16 × 3 कर दिया, पोटेशियम 39 कर दिया, क्लोरीन 35.5 कर दिया। इन सब का जोड़ने के बाद और इन सब का जोड़ने के बाद मैटर बराबर रहना है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर जो है, इनके जो एटम संख्या है वो सब बराबर है। तो इस प्रकार आप ये द्रव्यमान संरक्षण नियम बता सकते हो। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के बाद अगर अपन बात करें तो इसमें जैसे एक नियम अपने पास आ जाता है, गुणित अनुपात का नियम। ये नियम दिया था डाल्टन ने। अब इस नियम की अगर अपन बात करें तो ये थोड़ा सा डीपली नियम होना है। ठीक है, अगर सीधे तौर पर मैं नियम अकेला बताना चाहूं तो अपन कह सकते हैं कि अगर कोई दो तत्व आपस में क्रिया करके एक से ज्यादा उत्पाद बनाते हैं तो उनमें एक तत्व का जो द्रव्यमान है, निश्चित द्रव्यमान, उसके साथ दूसरे तत्वों का जो द्रव्यमान क्रिया करता है वो एक निश्चित अनुपात में करता है, एक सरल अनुपात में करता है। तो नियम की अगर अपन बात करें तो अपन क्या लिखेंगे कि यह नियम डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस नियम के अनुसार
यदि दो तत्व आपस में क्रिया कर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें से किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्वों का द्रव्यमान एक सरल अनुपात में जुड़ता है या क्रिया करता है। एक बार मैं इसे लाइटली बता देता हूं, आप थोड़ा सा बुक से पढ़ के देखना और इसे समझने का प्रयास करना। नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट करके बताना, मैं इसको दोबारा आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे यहां मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अगर बेटा मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की बात करूं तो कई प्रकार के नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड बनाता है, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाता है, NO2 भी बनाता है, N2O4 भी बनाता है। ये दोनों एक दूसरे में रूपांतरण होते हैं, ठीक है। N2O5 बनाता है। तो ये कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहां मैंने बना रखे हैं। अगर बेटा इनके अंदर मैं नाइट्रोजन का द्रव्यमान लूं, क्या लिखा मैंने यहां, नाइट्रोजन का द्रव्यमान। तो यहां देखिए नाइट्रोजन मेरे पास कितना है, N2O, तो 28, यहां नाइट्रोजन कितना है 14, यहां 28, यहां 14 और यहां 28। अब अगर मैं, ये समझ में आ रहा है ना, एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है, तो दो का कितना हो गया 28, दो है 28, एक है 14, दो है तो 28। अब यहां मैं ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिख देता हूं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान अगर मैं यहां लिखूं तो यहां ऑक्सीजन मेरे पास कितना है 16, एक ही है, यहां भी एक ही है 16, यहां 3 है 48, यहां 2 है 32 और यहां 5 है, तो 16 5 80। तो ये ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो गया। अब यहां देखिए 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ क्रिया करने वाले ऑक्सीजन का द्रव्यमान अगर मैं यूज करूं, तो देखिए बेटा 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है। 14 के साथ कितना करेगा 8 ग्राम, यहां 14 के साथ 16 ग्राम है, क्योंकि 14 ग्राम नाइट्रोजन से जुड़े हुए ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालना अपने को। यहां देखिए 28 के साथ 48 कर रहा है ऑक्सीजन, तो 14 के साथ कितना करेगा 28 के साथ 48, तो 28 का आधा 14, तो 48 का आधा 24। यहां 14 के साथ कितना कर रहा है 32, यहां 14 के साथ कितना करेगा 40। तो इन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है, निश्चित द्रव्यमान किया ना अपन एक का नाइट्रोजन का 14 ग्राम, उसके साथ ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है इस रूप में क्रिया कर रहा है। अगर मैं इसका अनुपात निकालूं तो सभी में 8 का भाग चला जाएगा, 1 2 3 4 और 5।
यानी 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ क्रिया करने वाले ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है उसका जो अनुपात है वो मेरे को क्या मिला है, 1:2:3:4:5 1:5, जो कि क्या है, एक सरल अनुपात है। यही अपना नियम था। यानी दो तत्व आपस में क्रिया कर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें से किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, यानी नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान किया अपन ने कितना, 14 ग्राम, तो उनमें से किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व का द्रव्यमान एक सरल अनुपात में जुड़ता है। क्लियर? तो बेटा यहां तक के दोनों नियम आप अच्छे से तैयार करना। इसके आगे वाले नियम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।